हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक संगधार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल की तरफ से जो आने वाली आपकी आगामी परीक्षा है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022, जिसका परीक्षा जो है वो 19 जून 2022 को प्रस्तावित है। उसके लिए एक बैच शुरू किया गया है जिसमें आप लोगों की निरंतर कक्षाएं चल रही हैं। तो आज उसमें बारी है ग्राम समाज एवं विकास पढ़ने की। इससे पहले आपकी ग्राम समाज की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं जिसमें आपको 2 मॉडल पेपर सॉल्व कराए गए हैं। तो आज है तीसरा मॉडल पेपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं हम आज के मॉडल पेपर को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका जी वी के राव समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति और ऑप्शन डी है आपकी पी के थुंगन समिति। ये चारों की चारों समितियां आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर जरूर बनेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने की थी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका है जी वी के राव समिति। ठीक है, जी वी के राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। अगर इसकी सिफारिशों की बात की जाए कि कब इसकी गठन किया गया था, तो वो था आपका 1985 में जी वी के राव समिति की सिफारिशें आती हैं। और इसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, जिसमें पहला स्तर जो था वो राज्य का था। ठीक है, राज्य स्तर पर आपकी राज्य पंचायत परिषद, फिर आपका मंडल स्तर था, मंडल स्तर पर आपकी मंडल परिषद, और फिर आपकी जिला स्तर पर जिला पंचायत परिषद, और लास्ट में आपकी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये आपके 4 स्तर थे। ठीक है, इस तरह से। और साथ ही साथ अगर आपकी बात की जाए कि वर्तमान समय में जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में इस समय स्थापित है। ठीक है, वर्तमान समय में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है। बाकी देश में संपूर्ण जगह 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और जहां आबादी अगर 20 लाख से कम है तो वहां पर आपकी 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी, ये आपकी सबसे पहली समिति थी जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए इसका गठन किया गया था। 1956 में इसका गठन हुआ था, और 1957 में इन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ठीक है, इन्होंने जो है 3 स्तर की बात की थी। 3 स्तर कौन कौन से बताए थे इन्होंने? 3 स्तर ये बताए थे कि आपकी जो जिला स्तर है उस पर जिला पंचायत, फिर आपका ब्लॉक स्तर, इन्होंने ब्लॉक स्तर की बात की थी, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत। ठीक है, ये इनकी तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली थी। ठीक है, और इसी के साथ जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, पहली पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था आपका, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जो है इसका गठन हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में इसका गठन होता है। और इसमें जो मुख्य बात यह थी कि इन्होंने सबसे पहले संवैधानिक दर्जा, पंचायतें जो हैं इनके लिए संवैधानिक दर्जे की बात कही थी, किसने? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने। पी के थुंगन समिति ये 1988 में आती है आपकी। ठीक है, और इन्होंने जो पंचायतें हैं उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष रहे। ठीक है, ये इन्होंने सिफारिश की थी, साथ साथ संवैधानिक दर्जा और एक वित्त आयोग का गठन हो, ये भी इन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारत का शस्य गहनता सूचकांक कितना है? ऑप्शन ए है 120%, ऑप्शन बी है 135%, ऑप्शन सी है 155% और ऑप्शन डी है आपका 165%। तो जो आपका शस्य गहनता सूचकांक है ये वर्तमान में है 135%। ठीक है, इसे निकालते किस तरह से हैं? तो इससे निकालने का एक सूत्र होता है कि कुल कुल कृषि क्षेत्र, ठीक है, कुल कृषि क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र। ठीक है, जो आपका शुद्ध कृषि क्षेत्र होता है और जिसमें कृषि की जा रही है, ठीक है, वो कुल कृषि क्षेत्र बटे आपका शुद्ध कृषि जो क्षेत्र होता है गुणा 100। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा जो आपका शस्य गहनता सूचकांक है इसको निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? ऑप्शन ए है 10.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 12.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है आपका 16.5 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर बात की जाए गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान, तो वो है आपका 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, ऑप्शन बी है 1963 में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है आपका 1973 और ऑप्शन डी है 1977। तो उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद की स्थापना होती है आपकी 1973 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। ये आपको भी ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है सरसों,
ऑप्शन सी है जौ और ऑप्शन डी है गेहूं। तो सफेद सोना जो है वो आपका कपास को कहा जाता है, और कपास जो है भारत में सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में उत्पादन होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। ऑप्शन ए है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है पटियार, ऑप्शन डी है आपका काली मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश जो है वो गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए है फरवरी 2013, ऑप्शन बी है फरवरी 2014, ऑप्शन सी है आपका फरवरी 2015 और ऑप्शन डी है फरवरी 2016। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो फरवरी 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन ए है अप्रैल 2017, अप्रैल 2018, अप्रैल 2019 और अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2018 में जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के सिलेबस में जो है योजनाएं जो हैं देश और पूरे प्रदेश की वो सिलेबस में है, तो उससे संबंधित आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी जल्दी। तो आप हमारे चैनल को जुड़े रहें, जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो राजस्व परिषद की अगर बात की जाए, ये आपका राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है आपका राजस्व परिषद, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक होती है राज्य सचिव शाखा। क्या होती है? राज्य सचिव शाखा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सचिव शाखा एक होती है, ठीक है। राज्य सचिव शाखा के अंतर्गत 5 अंग होते हैं इसके, ठीक है। उन 5 अंगों में से एक होता है आपका राजस्व परिषद, ठीक है। दूसरा होता है आपका जो आपके चकबंदी, ठीक है, एक होता है चकबंदी, राजस्व परिषद होता है आपका, ठीक है। और आपका गजेटियर्स होता है, और साथ ही साथ आपका एक होता है कि जो आपके बाढ़ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, इसके आपदा प्रबंधन एक होता है, ठीक है। तो राज्य सरकार जो है वो राजस्व परिषद की नियुक्ति करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार के अधीन ही राजस्व परिषद जो है वो कार्य करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्व परिषद से ही संबंधित है कि वर्तमान में राजस्व परिषद में अध्यक्ष, प्रशासनिक व न्यायिक सदस्यों की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन ए है 1,3,7, ऑप्शन बी है 1,2,6, ऑप्शन सी है 1,2,7 और ऑप्शन डी है 2,2,4। तो राजस्व परिषद जो है इसमें अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष आपका 1 होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 आपके न्यायिक सदस्य होते हैं, ठीक है। तो राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो आपके प्रशासनिक जो कार्य होता है राजस्व परिषद का, इसका मुख्यालय जो है वो आपका लखनऊ में है, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। और जो न्यायिक है, ठीक है, इसका मुख्यालय आपका प्रयागराज में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यायिक वाले का मुख्यालय प्रयागराज और प्रशासनिक का आपका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करते हैं। ऑप्शन ए है आपका जिलाधिकारी, ऑप्शन बी है उप जिलाधिकारी, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो है याचिकाएं, इनकी सुनवाई कौन करता है, तो आपका उप जिलाधिकारी जो होता है वो करता है, ठीक है, उप जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिला स्तर पर शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व निम्न में से किस पर होता है। ऑप्शन ए है जिलाधिकारी, ऑप्शन बी है जिला पंचायत अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उप जिलाधिकारी और डी है आपका तहसीलदार। तो जिला में शांति बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है वो जिले के मुखिया यानी कि जिलाधिकारी का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो भूमि सुधार जो है वो आपका राजस्व परिषद के अंतर्गत ही आता है। तो राजस्व परिषद के पूरी जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य सरकार के पास शक्ति होती है भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए औद्योगिक समाजशास्त्र में, ऑप्शन बी है ग्रामीण समाजशास्त्र में, ऑप्शन सी है आपका नगरीय समाजशास्त्र और ऑप्शन डी है अपराध शास्त्र। तो ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समस्याओं से संबंधित आपको अध्ययन करना है तो आप ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए नीली रोशनाई से, ऑप्शन बी है हरी रोशनाई से, ऑप्शन सी है आपका लाल रोशनाई से और ऑप्शन डी है काली रोशनाई से। तो खतौनी में जो लेखपाल है वो परिवर्तन करता है आपका लाल रोशनाई से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है।
ऑप्शन ए है लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार। ऑप्शन बी है लेखपाल, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, फिर आपका राज्य निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। ऑप्शन डी है कि राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो आप लोगों के लिए ये क्रम बताया जा चुका है कि जो लेखपाल होता है वो सबसे निचला क्रम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका राजस्व निरीक्षक, या इसे हम कानून गो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कानून गो, ठीक है, कानून गो, राजस्व निरीक्षक, बात एक ही है। फिर आपका नायब तहसीलदार आता है, फिर आपका तहसीलदार आता है, फिर आपका जो है इसके बाद आपका एसडीएम आता है, फिर एडीएम, फिर डीएम। इस तरह से फिर अपर मंडलायुक्त आता है, फिर मंडलायुक्त, और सबसे ऊपर जो है वो आपकी राजस्व परिषद होती है, ठीक है। इस तरह से ये क्रम चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेखपाल जो है वो खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। ऑप्शन ए ग्राम प्रधान के पास, ऑप्शन बी है तहसीलदार के पास, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार कानून गो के पास, ऑप्शन डी है जिला कृषि अधिकारी के पास। तो लेखपाल जो है वो खसरा को तैयार करने के बाद सबसे पहले किसके पास जमा करेगा, तो वो है रजिस्ट्रार कानून गो के पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली। तो ऑप्शन ए है आपका कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आपका तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है पंजाब। तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो था उसकी सर्वाधिक सफलता जो मिली वो आपकी पश्चिम बंगाल में मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में है। तो ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है आपका समवर्ती, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधारों से संबंधित जो विषय हैं वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 132 फीट, ऑप्शन बी है आपका 165 फीट, फिर है 220 फीट और 1780 फीट। अगर बात की जाए आपकी जरीब की, तो जरीब होती क्या है, ये एक लंबाई मापन की एक इकाई है, ठीक है। तो शाहजहानी जो जरीब थी ये शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी भारत में, तो इसीलिए इसे शाहजहानी जरीब के नाम से जानते हैं। इसमें एक रस्सी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जिसकी लंबाई 165 फीट थी, ठीक है, 165 फीट। और अगर ये नहीं दिया होगा तो आपका इलाही गज में इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है, इलाही गज में, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय इलाही गज चलता था। जो इलाही गज था, जो आपके 60 इलाही गज थे, वो आपका एक जरीब कहलाता था, ठीक है, ये आपका एक जरीब कहलाता था। एक जरीब बराबर 60 इलाही गज। और अगर एक इलाही गज पूछा जाए तो एक इलाही गज जो था वो आपका क्या था, 41 जो अंगुल होते हैं, यानी 41 जो उंगलियां होती हैं उनके बराबर होता था एक इलाही गज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गुंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो गुंटर जरीब की लंबाई पूछी गई है। तो गुंटर जरीब जो थी ये आपकी इंग्लैंड के थे रहने वाले गुंटर, इन्होंने सबसे पहले विश्व में खोजी थी, जरीब की खोज की थी। इन्होंने जो है बांस की जरीब दी थी, इसकी थी इनकी बांस की जरीब थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो थी वो रस्सी की जरीब थी, शाहजहां वाली जो थी वो रस्सी की जरीब थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी लंबाई थी 66 फीट, और इन्होंने जो ये दी थी ये आपकी 1620 यानी कि 1620 में इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ऑप्शन बी है कि बेशी भूमि को भूमिहीनों में वितरण, और ऑप्शन सी है आपका जमींदारी उन्मूलन, ऑप्शन डी है चकबंदी। तो जो भूमि सुधार है भारत में सबसे पहले हुआ वो हुआ आपका जमींदारी उन्मूलन, यानी कि जो जमींदारी प्रथा है उसका अंत सबसे पहले किया गया था, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके हॉल्ड मैकेंजी, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है टॉमस मुनरो। तो भूधारण प्रणाली में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, आपकी 3 व्यवस्थाएं थी इसमें। रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा उसे कहते थे, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, और आपकी थी तीसरी महलवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो टॉमस मुनरो और रीड, इन 2 लोगों ने शुरू की थी, ठीक है। और अगर स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका श्रेय जाता है, किसे, स्थायी बंदोबस्त के लिए, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस। हॉल्ड मैकेंजी जो है इनके द्वारा महलवाड़ी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी, ठीक है। विलियम बेंटिक की बात की जाए तो ये आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये आपको ध्यान रखना है। 1833 के चार्टर एक्ट जो आया था, 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है।
तो विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत पूछी गई थी, तो सही ऑप्शन आपका टॉमस मुनरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कि निम्न में से कौन सा कार्य तहसीलदार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण, ऑप्शन बी है भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी है कब्जेदारों की बेदखली, ऑप्शन डी है ए और सी। तो जो तहसीलदार है इसके जो कार्य हैं उसमें सार्वजनिक अतिक्रमण, ठीक है, और कब्जेदारों की बेदखली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है आगजनी और ऑप्शन डी है भूकंप। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है वो है आपकी बाढ़। क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, गंडक, रामगंगा, ये सभी उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी नदियां हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। दूसरे नंबर पर आपका सूखा है। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी प्राकृतिक आपदा बाढ़ और दूसरे नंबर पर आपका सूखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।